दिस इज लेबनान, ठीक है। ये देखो, दिस पार्ट एशिया का ही पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज द वेस्टर्न एशिया या मिडिल ईस्ट। इस पूरे हिस्से को या तो वेस्ट एशिया बोलते हैं या फिर मिडिल ईस्ट बोलते हैं। ये गल्फ रीजन है, यू नो दैट, पर्शियन गल्फ कंट्रीज हैं यहाँ पे, और ये सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें जाएंगे तो यू हैव मेनी टाइम्स यू हैव रेड अबाउट इजराइल एंड ऑल। जस्ट इजराइल के नॉर्थ में देयर इज अ कंट्री विच इज कॉल्ड एज अ लेबनान, ठीक है। लेबनान का कैपिटल है बेरूट, और बॉर्डरिंग लेबनान वी हैव मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। इमीडिएट नेबर्स की बात करें तो सीरिया है और इजराइल है। तो फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम लेबनान हैज बीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल दी अप्स एंड डाउन्स व्हिच हैपेंड इन सीरिया एंड इजराइल। सीरिया भी इज अ विक्टिम ऑफ अ सिविल वॉर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। तकरीबन 8.5 से 9 साल सिविल वॉर के यहाँ पे भी हो गए हैं सीरिया में, ठीक है। 2011 से चल रहा है, 11 ही होने को आ गए, ठीक है। सीरिया में भी चल रहा है, और आपको इजराइल और पैलेस्टीन का कन्फ्लिक्ट तो मालूम ही है, किस चीज को लेकर है। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जेरूसलम को लेकर लड़ाई है। इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट इज अगेन बहुत ही बड़ा फैक्टर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अनरेस्ट इन लेबनान अगेन। तो अब लेबनान के बारे में हम बात करते हैं, यहाँ का पॉलिटिक्स कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट क्या है ना। यहाँ पे रिलीजन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आबादी तकरीबन है 65 लाख के आसपास, ठीक है। कुछ फिगर 69 लाख बोल रहे हैं, 65 लाख के आसपास की आबादी है यहाँ पे। मेनली यहाँ पे 18 अलग अलग तरीके के रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं, बट जिसमें अगर मैं मेजर रिलीजियस ग्रुप्स की बात करें तो एक तरफ क्रिश्चियन सेक्ट है, दूसरी तरफ मुस्लिम सेक्ट है। एंड अगेन इन मुस्लिम्स वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजीज, शिया एंड सुन्नी। तो हमें मालूम है कि शिया और सुन्नी का एंगल तो हर एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में आ ही जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शिया एंड सुन्नी आइडियोलॉजी इज गोइंग टू एक्सप्लेन। कहाँ पढ़ा बेटा ऐसा, चलो चलो, खुशी बता रही है। लेट हर स्पीक ना, लिसन टू हर। हाँ, तो पैगंबर साहिब है, तो व्हेन मतलब उनकी जो हायरार्की, जब उनकी मतलब सीट या जो भी उनकी पोजीशन थी उसको लेने की बात आई थी, तो देयर वर 2 कंटेंडर्स, वन वाज हिज फ्रेंड एंड वन वाज हिज सन इन लॉ। तो ये दोनों मतलब दो फिर बने थे कि अगर सुन्नी जो लोग हैं वो बोल रहे थे कि सन इन लॉ को फ्रेंड को बनाओ, और शिया बोल रहे थे कि सन इन लॉ। तो इस्लाम का स्टेब्लिशमेंट किया था प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। देयर आर ओनली 3 रिलीजन्स इन द वर्ल्ड जो कहलाते हैं अब्राहमिक रिलीजन। We have 2 major types of religion. Again, I am revising. Listen to it very carefully. There are 2 major categories of religion in the world. One is called as Abrahamic. Second is called as धार्मिक, ठीक है। धार्मिक रिलीजन जो हम फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म, सिखिज्म, ये धार्मिक रिलीजन है। जैनिज्म, बुद्धिज्म, पारसी, ज़ोरास्ट्रियंस, राइट, डिफरेंट गॉड्स। और अब्राहमिक रिलीजन वो रिलीजन है जिसमें देयर इज ओनली वन मैसेंजर ऑफ द गॉड, जहां पर एक पाथ दिखाने वाला है। ऐसे रिलीजन्स जहां पर केवल एक प्रॉफिट है, एक पाथ दिखाने वाला है, मार्गदर्शक है, उसको कहते हैं अब्राहमिक रिलीजन। तो ऐसे 3 रिलीजन है जिनमें प्रॉफिट्स होते हैं। वन इज क्रिश्चियनिटी, दूसरा है इस्लाम, और तीसरा है जुडाइज्म, जो ज्यूइश लोग मानते हैं, जुडाइज्म, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में आप जानते हैं जीसस क्राइस्ट वाज द प्रॉफिट, इस्लाम में आप जानते हैं प्रॉफिट मोहम्मद, और जुडाइज्म में देयर वाज लॉर्ड इब्राहिम, तो ही वाज द प्रॉफिट, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेबनान की। तो मैंने कहा कि यहाँ पे 3 तरह के मेजर, वैसे तो 18 अलग अलग सेक्ट हैं, 18 कम्युनिटीज हैं, बट 3 मेजर ग्रुप्स हैं। वन इज द मैरोनाइट क्रिश्चियन, क्रिश्चियंस में भी कई तरह के सेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉपुलर है वो है मैरोनाइट क्रिश्चियंस। दूसरे सुन्नी एंड शिया। अब हम सुन्नी और शिया को समझ लेते हैं, जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता देती हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम की फाउंडेशन किया था। प्रॉब्लम आई उनकी डेथ के बाद 632 AD में, जब उनकी डेथ होती है बाद में, तो क्वेश्चन उठता है कि उनको सक्सीड कौन करेगा। तो 2 कंटेंडर्स थे, जैसे इसने बोला कि 2 कंटेंडर्स थे। एक थे उनके फ्रेंड जो उनके फादर इन लॉ भी थे, फ्रेंड एंड फादर इन लॉ, उनका नाम था अबू बकर।
जिन लोगों ने बोला कि फ्रेंड एंड फादर इन लॉ अबू बकर शुड बी द राइटफुल डिसेंडेंट, वो कहलाए सुन्नी। और दूसरे थे कंटेंडर उनके सन इन लॉ, उनका पोत का कोई बेटा नहीं था, उनकी एक बेटी थी और दामाद। तो जिन्होंने बोला उनके सन इन लॉ इब्न अली ही इज गोइंग टू बी द राइटफुल डिसेंडेंट, वो कहलाए शिया। नाउ सुन्नी इस्लाम दे फॉलो द ओरिजिनल आइडियोलॉजीज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जो वो सिखा के गए थे, द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, रोजा, कलमा, हज, ज़कात और नमाज। ठीक है, ये 5 पिलर्स हैं इस्लाम के। तो जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हैं, दे फॉलो द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, दे आर कॉल्ड एज सुन्नीस। और शिया वो कहलाए जो अली को मानने लगे, और दे थोड़े से वो बोलना चाहिए दे डेविएटेड, थोड़ा सा मॉडिफाई हो गए उनकी आइडियोलॉजीज थी, तो वो कहलाते हैं शिया। तो अब पूरी दुनिया में मुस्लिम्स में अगर 2 सेक्ट हैं, शिया और सुन्नी, इनके आपस में आइडियोलॉजीज की ही लड़ाई है। ठीक है, अगर मैं मेजर चंक की बात करूं तो आउट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम्स, दैट इज अराउंड 1.6 बिलियन, दुनिया भर में जो टोटल मुस्लिम्स की आबादी है उसमें से 89% तक लोग मानते हैं सुन्नी। ओनली 10 to 11% दे फॉलो शिया आइडियोलॉजी। और शिया वाले जो लोग हैं वो कुछ ही चुनिंदा कंट्रीज में ही सीमित हैं, जो मैंने बताया था, इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान में मेनली वहां पे 99% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ईरान दे फॉलो द शिया आइडियोलॉजी। इराक में भी है बट कम है। ठीक है, उसी तरह से लेबनान में भी शिया और सुन्नी जो है वो ऑलमोस्ट बराबर है। तो यहाँ पे रिलीजियस आइडियोलॉजीज का भी अंतर है, क्रिश्चियंस अलग है, शिया अलग है और सुन्नी अलग है। अब लेबनान की अगर मैं बात करूं तो लेबनान एक ऐसा देश है जहां पे जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है ना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज, क्या लिखा हुआ है वो वर्ड, कॉन्ग्रीगेशनल, इट्स नॉट हियर, ये कन्फेशनलिज्म। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो आप समझते हैं क्या होता है, प्रेसिडेंट, 2 हाउसेस, but they don't have the bicameral legislature, they have only unicameral legislature, they have only one house. Lebanon has only unicameral legislature, एक ही हाउस है, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, सब है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है अगेन द मिनिस्टर्स आर आंसरेबल फॉर देयर एक्शंस टू द ऑपोजिशन पार्टी, तो ऑपोजिशन विल ऑलवेज कीप अ चेक ऑन द पार्टी विच इज इन पावर, यही पार्लियामेंट्री फॉर्म है, राइट। यहां पर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ साथ उनका जो डेमोक्रेटिक मतलब जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज अ कन्फेशनलिज्म, मतलब सीट्स इन देयर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, और यूनिकैमरल मतलब सिंगल हाउस वाली जो पार्लियामेंट है, उस सिंगल हाउस वाली पार्लियामेंट में टोटल 128 सीटें हैं। एक ही हाउस है, इंडिया जैसे 2 हाउस नहीं है, लोकसभा राज्यसभा, एक ही हाउस है नेशनल असेंबली, उसमें टोटल 128 सीटें हैं। कितनी? वो सीटें कैसे डिवाइडेड हैं? वो सीटें आर नॉट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 18 डिफरेंट रिलीजन्स। हर एक रिलीजियस समुदाय के लिए सीटें फिक्स हैं। The president of the country is always going to be a Maronite Christian. The prime minister is always going to be a Sunni Muslim. Speaker is always going to be a Shia Muslim. Deputy prime minister and deputy speaker are going to be the Eastern Orthodox, another sect in Christianity. तो आप देख रहे हो ये बहुत ही वियर्ड सा स्ट्रक्चर है कि सीटें पॉलिटिकल पार्टीज के बेसिस पे फिक्स नहीं है, सीटें रिलीजन के बेसिस पे फिक्स है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ कंबाइन किया जाता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कन्फेशनलिज्म। रिपीट द वर्ड, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड कन्फेशनलिज्म। तो लेबनान का स्ट्रक्चर कैसा है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड कन्फेशनलिज्म। कन्फेशनलिज्म का मतलब high ranking offices are reserved for the members of the specific religious groups. पॉलिटिकल पार्टीज का कोई रोल नहीं होगा यहाँ पे केवल रिलीजन के बेसिस पर सीटें विभाजित हैं। समझ में आया? अगर हम बोलते हैं कि इंडिया में 2 हाउसेज हैं और एक प्रेसिडेंट है, वहां ऐसा है ही नहीं, वहां पे एक सिंगल यूनिकैमरल हाउस है, हाउस में 128 सीटें हैं, एक प्रेसिडेंट है जो हमेशा क्रिश्चियन होगा, एक प्राइम मिनिस्टर जो हमेशा
सुन्नी मुस्लिम होगा, और फिर ये सारे पोस्ट जो है वो डिफाइंड है कि कौन सी पोस्ट पे कौन सी रिलीजन का बंदा चूज किया जाएगा। अब ये जो चीजें हैं, आपको लग रहा होगा मैम बड़ा वियर्ड सा स्ट्रक्चर है, ये तो बहुत जल्दी कोलैप्स वैसे ही होना था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इन मिड 90s बोलना चाहिए, बिफोर द सिविल वॉर स्टार्टेड इन लेबनान, बिफोर 1970s I should say, it was one of the leading democracies of the Middle East. ये वेस्ट एशिया का, मिडिल ईस्ट का सबसे ज्यादा विकसित देश माना जाता था बिफोर सिविल वॉर ब्रोक आउट इन लेबनान। और सिविल वॉर की शुरुआत वहां क्यों हुई? क्योंकि जो नेबरिंग दो कंट्री बैठे हुए हैं, कौन से? इजराइल और सीरिया, वहां पर स्थिति खराब हुई और सीरिया और लेबनान के जो घुसपैठिए थे वो लेबनान में सीरिया और इजराइल के जो घुसपैठिए थे वो लेबनान में घुस गए, जिसकी वजह से लेबनान में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई। लेबनान वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इकोनॉमी इन द मिडिल ईस्ट बिफोर द सिविल वॉर, वहां शुरू हुआ। ठीक है, अब आप बोलो मैम कैसे? इजराइल में आप जानते हैं देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विच टू रिलीजियस ग्रुप? इजराइल पैलेस्टीन में कौन ग्रुप? ज्यूज एंड अरब्स। और सीरिया में शिया सुन्नी की लड़ाई है। ठीक है, और आप जानते हैं कि एक और मिलिटेंट ग्रुप है जिसका बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है सीरिया में और इजराइल में, हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने लेबनान में जब एंट्री करी सारी चीजें गड़बड़ा गई। ठीक है, तो हिजबुल्लाह इज द मिलिटेंट ग्रुप जिसकी एंट्री जब लेबनान में होती है 1975 में, वहां पे सिविल वॉर ब्रोक आउट होता है, सड़कों पर लोग आ गए, सरकार से खुश नहीं थे और बहुत सारी वहां पे इंसर्जेंसी हो गई। सो गवर्नमेंट वाज नॉट स्टेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो काफी लंबे वक्त से लेबनान में पॉलिटिकल क्राइसिस चल ही रहा था। तो वो सारा टाइम फ्रेम और क्रोनोलॉजी आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपसे पूछा जाएगा प्रेजेंट सिचुएशन लेबनान की इतनी खराब क्यों है? 2021 में आप एग्जाम लिख रहे हैं तो आपसे 2021 के हालात पूछे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2020 के। तो हम 2020 से बात करना शुरू करते हैं, क्या हुआ लेबनान में और अभी हालत क्या हो गई है। ठीक है, लेबनान में पॉलिटिकल क्राइसिस तो था ही। देयर वाज नो सिंगल पार्टी विच वाज इन पावर फॉर अ लॉन्गर टाइम। पोजीशन तो वैसे फिक्स है कि अगर इस पार्टी का जीतेगा तो ये मुस्लिम जो है वो सुन्नी मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बनेगा। दो तरीके के हेड हैं, आपने देख लिया, प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट क्या होगा हमेशा? प्रेसिडेंट क्या होता है? हेड ऑफ द, पीएम क्या होता है? हेड ऑफ द। दोनों के बीच में तालमेल जरूरी है। इंडिया में जैसे प्रेसिडेंट नाम मात्र के होते हैं वैसा वहां पे नहीं है। प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज मेनी पावर। प्रेसिडेंट चूज द प्राइम मिनिस्टर, बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफिशियली अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द एंटायर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। ये वहां का स्ट्रक्चर होता है, प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ द एंटायर पार्लियामेंट। क्लियर? और प्राइम मिनिस्टर को हटा भी सकते हैं प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, डिसॉल्व होती है, लेकिन वहां पे इंडिविजुअली प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर सकता है कौन? प्रेसिडेंट। ये वहां का स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ गए? कन्फेशनलिज्म का मतलब क्लियर है। प्रेसिडेंट के पावर समझ में आ गए, प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है और अपॉइंट कर सकता है। बात शुरू होती है 2019 में। हम 2019 की बात कर रहे हैं। बिफोर द पैंडेमिक स्टार्टेड, यू नो दैट इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक वाज ऑब्जर्व्ड इन मार्च 2020। दिसंबर 2019 से चाइना में शुरुआत हुई और वर्ल्ड वाइड अप्रैल 2020 के आसपास पैंडेमिक हो गया। अक्टूबर 2019 में ही लेबनान में अनरेस्ट शुरू हुआ। जनवरी 2019 में लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे जिनका नाम था साद हरीरी। क्या नाम था? कब चुने गए? जनवरी 2019। लोग उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप से खुश नहीं थे। अक्टूबर 2019 में लोग सड़कों पर आ गए। क्यों आ गए? ये प्राइम मिनिस्टर देश को डुबा रहा है, बहुत ज्यादा करप्शन है, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करेंसी डूब गई है, पैसा नहीं है, फ्यूल नहीं है, एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है, सब्सिडी नहीं दे रही सरकार, और तो और व्हाट्सएप कॉल के ऊपर टैक्स लग रहा है। लोगों को तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब व्हाट्सएप के कॉल पे टैक्स देना पड़ रहा था उनको, तो लोग सड़कों पर आ गए। अब ये प्रोटेस्ट काफी लंबा, इमेजिन इफ यू आर आस्क्ड टू पे द व्हाट्सएप
मतलब टैक्स ऑन अ व्हाट्सएप कॉल फ्री है ना, लेकिन वहां के लोगों को टैक्स भरना पड़ रहा था, पैसे देना पड़ रहा था। तो लोग जाहिर सी बात है नाराज हो गए, दे डिमांडेड रेजिग्नेशन ऑफ द पीएम। अब ये धीरे धीरे जो एक दो शहरों में प्रोटेस्ट शुरू हुआ, ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो गया। बहुत सारे लोग जब आ गए तो प्राइम मिनिस्टर वाज फोर्स्ड टू रिजाइन। तो साद हरीरी ने 29 अक्टूबर 2019 को रिजाइन कर दिया। कब रिजाइन कर दिया? वेरी गुड, अक्टूबर 2019 को साद हरीरी, जो कि एक शिया कैंडिडेट थे, सॉरी सुन्नी कैंडिडेट थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्लियर है? अब शिया को हमेशा से प्रॉब्लम थी कि व्हाई ओनली अ सुन्नी कैंडिडेट इज गोइंग टू बी द पीएम, अ क्रिश्चियन हैज टू बी द प्रेसिडेंट। मतलब हमने शिया की पावर को अंडरमाइन कर दिया। तो वी नीड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। जाहिर सी बात है, जिसको कभी मौका ही नहीं मिलेगा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनने का, वही रिलीजियस ग्रुप क्या बोलेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए। तो कभी भी ये यूनिकैमरल पार्लियामेंट देश के लिए सोची ही नहीं। ये यूनिकैमरल पार्लियामेंट क्या सोची? हमारे रिलीजन को कौन सी पोस्ट मिल रही है, हमारे सेक्ट को क्या मिलेगा, हमारे रिलीजन के लोगों को क्या मिलेगा, ये आपस में उसी में लड़ते रह गए। अब जब ये प्रोटेस्ट हुए अक्टूबर में और साद हरीरी ने रिजाइन कर दिया, फिर से गवर्नमेंट वाज क्रिपल्ड, देयर वाज नोबडी इन पावर। बड़ी मुश्किल से उसी साद हरीरी के कैबिनेट के एक एजुकेशन मिनिस्टर थे जिनका नाम था हसन दियाब, वो पावर में आते हैं। दियाब वाज द नेक्स्ट केयर टेकर पीएम, ही केम इनटू पावर। दियाब के प्राइम मिनिस्टर बनते ही लोग और भड़क गए, इनको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये क्या देश चलाएंगे, ये तो एजुकेशन मिनिस्टर थे। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या थी? ही वॉज ऑल्सो अ सुन्नी कैंडिडेट। प्रॉब्लम्स किसको थी? शिया को। ठीक है, कि हमको कब मौका मिलेगा प्रेसिडेंट या पीएम बनने का। अब बेचारे दियाब इससे पहले कि देश को समझ पाते और कुछ अच्छा कर पाते, अगस्त 2020 में लेबनान में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। लेबनान के जो कैपिटल है बेरूट, वहां पर एक पोर्ट था, बंदरगाह था, जिसका नाम था बेरूट पोर्ट। इस पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया, जिससे वो पूरा कैपिटल सिटी वाज डिस्ट्रॉयड। Nearly 200 people died and thousands were injured. It was such a huge explosion. और वो एक्सप्लोजन का जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, पता चला बिकॉज ऑफ करप्शन, पोर्ट की जो अथॉरिटीज थी उन्होंने मिसकंडक्ट किया। तकरीबन 2700 टन का अमोनियम नाइट्रेट विदाउट एनी प्रिकॉशनरी मेजर ऐसे ही पड़ा था, जिसमें आग लगने की वजह से वो एक्सप्लोजन हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने करप्शन किया था, जिसकी वजह से वहां पर एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और पूरा शहर तबाह हो गया। तो आफ्टर बेरूट एक्सप्लोजन द एंटायर बेरूट वाज अंडर डार्कनेस फॉर डेज। उसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाना, सरकार के पास पैसा ही नहीं था कि रोड, फैक्ट्रीज, कॉलोनीज दोबारा स्टेब्लिश कर पाए वो। तो जैसे ही बेरूट एक्सप्लोजन हुआ, लोगों ने फिर नाराजगी जताई। जो दियाब बने थे बेचारे डरते डरते पीएम, उनने भी रिजाइन कर दी। He also resigned. He said, भैया मेरे से नहीं चलेगा ये देश। There was no single person in the entire country who could have taken the responsibility कि मैं चलाऊंगा देश को, because all the political leaders they were fighting for the constitutional reforms कि नई कैबिनेट बनेगी, उसमें किसको कौन सी पोस्ट मिलेगी। सब अभी भी किसके लिए लड़ रहे थे? पोस्ट के लिए। Meanwhile ना एम्प्लॉयमेंट था, ना फ्यूल खरीदने के पैसे, ना करेंसी, ना सिक्योरिटी, कुछ भी नहीं। अब ऊपर से देखो क्या हुआ, जब देश खराब होने लगा, हालात बिगड़ते गए। अब वहां की जो बैंकें थीं, अब बैंकों के पास क्या ऑप्शन था? बैंकें तो ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन थी। तो बैंकों ने बोला कि वी नीड डॉलर्स, क्योंकि डॉलर की वैल्यू ज्यादा है। तो यदि आप डॉलर हमको देंगे, हम बदले में आपको पैसा देंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि बैंकों को लगा, लेबनान की जो बैंक्स थी उनको लगा कि अगर हम डॉलर्स में पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, हम इसको इंटरनेशनली एक्सचेंज कर पाएंगे और हम अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर पाएंगे। तो उन्होंने लोगों से, इन्वेस्टर्स से डॉलर इकट्ठा करना शुरू किया। बैंकों ने ऑफर किया कि फॉर $1 वी आर गोइंग टू ऑफर यू 1575 लीरा, दैट इज लेबनीज करेंसी। ये बैंकों ने फिक्स कर दिया। सब लोग जो इन्वेस्टर्स थे, जो बाहर पैसा कमा रहे थे, उन्होंने डॉलर्स बैंकों को देना शुरू किया इन द एक्सचेंज ऑफ 1500 के तकरीबन लीरा। अब
लेते गए, देंगे कहां से? तो इससे पैसा लिया, उसको दिया, उससे लिया, तीसरे को दिया, तीसरे से लिया, चौथे को दिया, चौथे से लिया, पांचवे को दिया, इसकी टोपी उसके सर। इसको कहते हैं पॉन्जी स्कीम। क्या कहते हैं? पॉन्जी स्कीम। तो सरकार ने जो पैसे बोरो कर रखे थे लोगों को लॉलीपॉप दिखा के कि आपको इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करेंगे, सरकार पैसा कहां से लाती? इसका पैसा उसको दे रही थी, यही कर रही थी गवर्नमेंट। तो वो जब लोगों को समझ में आया और उनका बड़ा सा भांडा जब फूट गया, लोगों को बैंकों पे से भी भरोसा उठ गया। तो ना बैंक्स वेयर कोलैप्स्ड, गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी फंड। अब लेबनान जो है वो पावर जनरेट करने के लिए, हम तो पावर जनरेट करते हैं कोल से, लेबनान यूज्ड टू परचेस ऑयल। अब ऑयल खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है क्योंकि कोल भी नहीं है उनके पास, नेचुरली कोल नहीं है। इंडिया में तो नेचुरली कोल होता है, इसलिए भी जनरेट पावर यूजिंग कोल। दे डोंट हैव नेचुरल कोल, दे वुड हैव इंपोर्टेड कोल। तो सेम वे दे थॉट टू इंपोर्ट द ऑयल, पावर जनरेट करने के लिए वो ऑयल यूज करते हैं। पैसा उनके पास था नहीं, करेंसी उनकी कोलैप्स हो गई, करेंसी उनकी 90% डीवैल्यू हो गई। ठीक है, इतनी बुरी हालत हो गई। तो अब उनके पास पावर के लिए भी पैसा नहीं था। तो पूरे बेरूट एक्सप्लोजन के बाद पूरे शहर में लाइट नहीं थी कई दिनों तक। तो इमेजिन, ना आपके पास लाइट है, ना पंखा है, ना फोन है, कुछ भी नहीं है। तो आर यू गोइंग टू बी हैप्पी विथ योर गवर्नमेंट? आप कहां चले गए? एज ओल्ड पुरातन काल में चले गए, आदि मानव बन के रह गए, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। तो क्या आप अपनी सरकार से खुश रहोगे? हम तो मतलब हमें 100 रुपए महंगा मिलता है गैस सिलेंडर, तो हम 10 गाली बोलते हैं अपनी गवर्नमेंट को। और इमेजिन कई दिनों तक अगर आपको बिजली, पानी, सैनिटरी फैसिलिटीज, हॉस्पिटल फैसिलिटीज कुछ नहीं मिले तो क्या होगा आपके देश की हालत? और मीनवाइल गवर्नमेंट में क्राइसिस चल ही रहा है क्योंकि वहां पे कौन सा सिस्टम है? कन्फेशनलिज्म, उसी की लड़ाई चल रही है। तो लास्ट टाइम व्हेन दियाब रिजाइन्ड इन अगस्त 2020 आफ्टर द बेरूट एक्सप्लोजन, नाउ on 10th September 2021 the new prime minister has been appointed, मिजाकी। अभी अपॉइंट हुआ है साल भर के बाद। अभी तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ही था। वही दियाब जो थे ना, ही रिजाइन बट ही वाज अ केयर टेकर पीएम। तो राइट नाउ द प्रेसिडेंट हैज अपॉइंटेड अ न्यू पीएम जिनका नाम है नाजीब मिकाती। ही हैज बीन अपॉइंटेड। ठीक है, और अब सुन्नी है लेकिन अभी भी लड़ाई वही चल रही है कि शिया को ज्यादा पावर दो, दूसरे सेक्ट को ज्यादा पावर दो, क्योंकि 18 डिनोमिनेशंस है। अब ये टोटल कोलैप्स पे आ चुका है। हालत ये थी कि 9th अक्टूबर को द एंटायर कंट्री वाज डार्क। इमेजिन, पूरी 60 लाख जनता के घरों में बिजली नहीं है। तो होल कंट्री वाज इन द डार्कनेस। ठीक है, हालत ये थी कि पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ियों में 10-10 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी। हमारे यहाँ जैसे पानी के टैंकरों के लिए लाइन लगती, वहां पे फ्यूल के लिए लाइंस लगी थी। भैया बंदूकें चल गई, मर्डर हो गए फ्यूल के लिए, खाने पीने के आइटम्स के लिए। ठीक है, बहुत बुरी हालत थी लेबनान में। देयर वर 2 नॉर्दर्न लेबनान में भी और सदर्न लेबनान में ऐसे 2 मेजर इंसिडेंट्स हुए जहां पे शिया और सुन्नी सेक्ट के बीच में लड़ाई हो गई, ग्रेनेड तक निकल गए, फायरिंग तक हो गई। और सिक्योरिटी फोर्सेस जो वहां की मिलिट्री है उनको भी पैसे नहीं मिले हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी काम नहीं कर रही हैं क्योंकि सरकार उनको पैसे नहीं दे रही है। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कमी कर दी है, नंबर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस हैव बीन रिड्यूस, तो दे आर नॉट डिप्लॉयड, तो देयर इज लॉलेसनेस। आर्मी के पास भी अब एडिक्वेट नंबर ऑफ सोल्जर्स नहीं है। तो कहां कहां देखें, एक जगह लड़ाई होती वहां पहुंचते हैं तो दूसरी जगह लड़ाई शुरू हो जाती है। हालत ये हो चुकी है। कुछ दिनों पहले तक ये न्यूज़ थी कि लेबनान की आर्मी के पास पैसे नहीं होने की वजह से उनके जो मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स थे ना, उसमें वो सिविलियंस को राइड दे रहे थे कि पैसे दो और हेलीकॉप्टर में राइड ले लो। ऐसे लेबनान की आर्मी ने अपना खर्चा निकाला है। तो इमेजिन द सिचुएशन, द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू पे द आर्मी। सिविलियंस जिनके पास पैसा है, रिच जो होंगे, इफ यू वांट द राइड्स इन द हेलीकॉप्टर्स, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, पे अस, ऐसे पैसे कमाए उन्होंने। ठीक है, ब्रेड जो होती है नॉर्मल ब्रेड, उसकी संख्या इतनी, मतलब एक तो इन्फ्लेशन बहुत है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रिपोर्ट ये आई थी कि कई दिनों तक बच्चे भूखे पेट सो रहे हैं, मिल्क अवेलेबल नहीं है, ब्रेड अवेलेबल नहीं है, बेसिक खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, तो हालात बद से बदतर हो गए।
अब आप बोलोगे मैम ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इनको पैसा देना चाहिए ना, यूनाइटेड स्टेट्स को पैसा देना चाहिए, जब इतनी बुरी हालत हो गई है, लोग भूखे मर रहे हैं तो पैसा देना चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी उनको पिछले 2 सालों में $65 मिलियन का ग्रांट ऑलरेडी दे चुका है, और आईएमएफ ने हाथ खड़ा कर चुका है, हम इनको और लोन नहीं देंगे क्योंकि इनकी हालत इतनी बुरी है, ऑलरेडी बहुत बड़े डेप्ट में है, और कितना लोन दें, क्योंकि आईएमएफ कोई फ्री का पैसा तो है नहीं, आईएमएफ में भी जो कंट्रीज मेंबर्स हैं वो पूल करते हैं, तो बोले इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत उधारी है, इन्होंने पिछला ही कर्जा नहीं चुकाया, इनको हम कितना पैसा देते जाएंगे, और ये तो कोलैप्स करेगी पूरी कंट्री।